नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, बात हो रही थी दृष्टि आईएएस के यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज संख्या 1 के बारे में। ठीक है, इसमें पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स के बारे में बात की गई है। अब तक हमने इसमें चर्चा कर ली अच्छे से 96 क्वेश्चन के बारे में। ये 97 वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया था। तो चलिए, फिलहाल इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा की जा सकती। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था, पहला सांप्रदायिक मतभेद, दूसरा युद्ध, तीसरा वित्तीय संकट और चौथा राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता के आधार पर। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि कथन संख्या 2, 3 और 4, यानी कि युद्ध, वित्तीय संकट और राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, बात की गई है इसकी। बात करते हैं युद्ध की। तो बाह्य युद्ध या आक्रमण के कारण जो है, या सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक, किसके कारण? सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 के माध्यम से ठीक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक, वहीं वित्तीय संकट की अगर बात की जाए तो यह दिया गया है आर्टिकल 360 में। ठीक, यह भारत की साख के कम होने के आधार पर किया जा सकता है। ठीक, और अन्य यानी कि चौथे के बारे में अगर बात की जाए, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, तो यह दिया हुआ है अनुच्छेद 356 में। ठीक, यानी कि जब राज्यों में संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हो रहा और ऐसा ही जो है बात राज्यपाल द्वारा इस संबंध में राष्ट्रपति को सूचित किया गया हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 356 के माध्यम से राज्यों में। ठीक, ये इसे क्या कहते हैं? इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ठीक है, एक अन्य बात देखिए, इस अनुच्छेद 352 में ठीक है, संविधान के संशोधन अधिनियम 44वें द्वारा एक बार संशोधन भी किया गया। ठीक है, इसमें संशोधन के माध्यम से किया क्या गया था? तो भैया, इसमें संशोधन के माध्यम से 1972 में, पहले तो ये जान लीजिए, यह संशोधन हुआ था और इसमें किया क्या गया था कि एक शब्द था आंतरिक अशांति। ठीक, क्या था? आंतरिक अशांति। ठीक, इस शब्द को यहाँ से हटा करके इसकी जगह एक नया शब्द डाल दिया गया था, वह था सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द को जो है संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा करके उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर? अनुच्छेद 352 में। चलिए, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा दें। तो चलिए, वह ऊपर वाला पेज रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं। आइए, आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस पूरी की पूरी टेस्ट श्रृंखला को ख़त्म कर दें। ठीक है, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन चिंता ना कीजिए, लंबी पारी खेलने के लिए ही हम लोग जो है यह क्षेत्र में या इस क्षेत्र में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी होती है? ऑप्शन है ए सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी याचिका समिति, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? 30। ठीक है, और सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, अन्य समितियों की अगर बात की जाए तो यह जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक यही संरचना लोक लेखा समिति की होती है। ठीक है, याचिका समिति, इसमें लोकसभा की याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, और राज्यसभा की याचिका समिति में सदस्य होते हैं तो भैया 10। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि नीचे जो सूचियाँ दी हुई हैं इनका सुमेलन करवाना है। चूँकि ऐसे विषयों को आपको स्वयं करना होता है, ऐसे प्रश्नों को, तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और सही आंसर लगाइए। देखिए, इसके बारे में घटना चक्र में काफ़ी बार एक पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस किया गया है। चलिए, अब तक आपने अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा, तो आपको मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। ठीक, उम्मीद है आपका भी आंसर सही ही होगा। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से, और अवशिष्ट शक्तियाँ यानी संघ सूची के विषय जो है कहाँ से लिए गए हैं? संघ सूची, केंद्र राज्य संबंध यह कनाडा से लिए गए हैं। ठीक,
बाकी डिटेलिंग के लिए अच्छे से पढ़ने के लिए आप घटना चक्र वाली पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, वह लगातार चल रही है। ठीक है, हाँ वीडियो अभी कुछ दिन से अपलोड नहीं हो पा रही, लगभग 2 दिनों से, क्योंकि इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया है और कोशिश है कि जल्द से जल्द आप तक पहुंचा जाए। थोड़ा अपना साथ भी बनाए रहिए और अपने अन्य मित्रों को भी हमसे जोड़िए, या थोड़ा थोड़ा हमें मोटिवेट करता रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जाता है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा, अथवा डी लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जिस सदन के अध्यक्ष की हटाने की बात हो रही तो उसी सदन के सदस्यों के माध्यम से उसे हटाया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की बात हो रही तो यह लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, इस संबंध में प्रावधान कहाँ दिया हुआ है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रावधान आपको आर्टिकल नंबर 94 में मिल जाएगा। हाँ, एक कंडीशन हो रहा है कि ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व जो है उसको, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को जो है 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दे देनी चाहिए। ठीक है, और जो है इसको जो है साधारण बहुमत, ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई मेजॉरिटी चाहिए, साधारण बहुमत के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पूछा जाए, यहाँ भी सूचियाँ दी हुई हैं, इन्हें आपको ही वीडियो को पॉज करके मैच कराना है। चलिए अब तक आपने जो है मैच करा लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि 2, 1, 4, 3। यहाँ से देखिए विश्व शाकाहारी दिवस ऑप्शन नंबर 2। ठीक, यानी कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह 11 दिसंबर को, और विश्व मधुमेह दिवस यह 14 नवंबर को, जिस दिन हमारे यहाँ बाल दिवस होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। फिर से बात करूं तो देखिए विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं वह हमारे लिए क्या लेके आते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के मध्य किया जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ कथनों के रूप में दिया हुआ है, दोनों कथन में पढ़ रहा हूँ। पहला कथन है कि नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के मध्य किया जाता है, और कथन 2 है कि अभ्यास समुद्र शक्ति 2019 अरब सागर में आयोजित किया गया था। पूछा जा रहा है कि कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। थोड़ा चैनल को शेयर भी करिए अपने अन्य मित्रों के साथ, कुछ ग्रोथ हो, थोड़ी थोड़ी बढ़त अच्छी लगती है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सिलेबस खत्म हो रहा है, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी बढ़त भी चैनल को आप लोग देते रहिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, पेन ले लूँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 सही है। देखिए नौसैनिक अभ्यास जो है समुद्र शक्ति, इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। अभी फ़िलहाल यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, 2019 वाला संस्करण इसका। ठीक है, ये यहाँ पे समुद्र शक्ति, यहाँ देखिए अभ्यास समुद्र शक्ति अरब सागर में आयोजित किया गया था। नहीं भैया, अभ्यास समुद्र शक्ति 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अभी आपको बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यानी कि केवल 1 कथन सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसके बारे में एक और चीज़ जानते रहिए कि इसके पहले संस्करण का आयोजन कब हुआ था। तो पहला संस्करण इसका, यानी कि जो फर्स्ट एडिशन था, उसका आयोजन 2018 में किया गया था। ठीक है, यानी काफ़ी पुराना यह अब नौसैनिक अभ्यास नहीं है। 2018, उसके बाद सीधे 2019 में बंगाल की खाड़ी में। 2018 वाला कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इंडोनेशिया के सुराबाया में। ठीक, कहाँ? इंडोनेशिया के सुराबाया बंदरगाह पर आयोजित किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पूजा गहलोत का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी मुक्केबाजी, अथवा डी कुश्ती।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती। ठीक, हाल ही में देखिए 2019 का जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, इसमें इन्हें रजत पदक मिला था। ठीक है, कौन सा पदक मिला था? तो रजत पदक मिला था। किसे? पूजा गहलोत जी को। ठीक है, 2019 के अंडर 23, ठीक, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसके द्वारा यह हारी थी? तो यह जो है जापान की हारू आना ओकुनो से हार गई थी। ठीक, किससे? हारू नावा ओकुनो से हार गई थी। इस वजह से इन्हें अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व स्वर्ण परिषद की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो इस परिषद की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे दो कथन है। पहला कथन है कि जर्मनी में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। और कथन 2 है कि भारत कुल स्वर्ण भंडार के संबंध में शीर्ष 5 देशों की सूची में शामिल है। बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न और न ही 2। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2। देखिए, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, इसने जो हाल ही में स्वर्ण भंडार रिपोर्ट जारी की है, इसके संबंध में, ठीक, स्वर्ण भंडार यानी कि गोल्ड रिजर्व की जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में पता चलता है कि अमेरिका का स्थान जो है विश्व में प्रथम है। ठीक, यानी कि इसके पास सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है। अमेरिका के बाद अगर बात की जाए तो किसका स्थान है? अमेरिका के बाद अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी। ठीक, जर्मनी जो है यह दूसरे नंबर पर आता है, और इसके बाद आता है IMF, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, शुरू के 3 कौन कौन है? प्रथम है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, और अगर इस संदर्भ में भारत की बात की जाए कि भारत का स्वर्ण भंडार विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो भारत जो है 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 9वें। ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिए, 9th पोजीशन पर है इंडिया। ठीक है, हाल ही में इसने नीदरलैंड को पीछे छोड़ दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ 2 कथन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि एक कथन और एक कारण दिया हुआ है, सॉरी, ठीक, और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है ऑप्शन में से। बताइए, कथन है कि सघन मिशन इंद्रधनुष यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 को 100% टीकाकरण लक्षित करने के लिए शुरू किया गया था, और कारण बताया जा रहा है कि इसे दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चिन्हित जिलों एवं ब्लॉकों में बच्चों व गर्भवती महिलाओं की भागीदारी को तीव्रता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत किंतु आर सही है। इस प्रश्न का उत्तर केवल वही लोग दे पाएंगे जो लगातार सरकारी योजनाओं को पढ़ रहे हैं। तो एक सूचना है कि जल्द ही आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके लेक्चर भी जल्द ही चालू हो जाएंगे। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि ए और आर कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है यह कथन की 100% सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, ये जो मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 है, इसका जो है लक्ष्य क्या है? 100% टीकाकरण। ठीक है, यानी जो लोग भी हैं उन सभी का टीकाकरण कर दिया जाए। और कब से कब तक? दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक कुछ चिन्हित जिलों एवं ब्लॉकों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की भागीदारी को तीव्रता प्रदान करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। ठीक है, जहां पर मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण संभव नहीं हो पाया था। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, यह प्रश्न ऐसे भी हो सकता था कि ये जो कारण यहाँ पे है ना कि
100%। यहाँ पे पूछा जा सकता था कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि बताइए UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा भारत की। ठीक है, ऑप्शन है ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ ही रिक्त हो जाता है किन्हीं कारणवश, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत की अध्यक्षता करता है। ठीक, ऐसा प्रावधान कहाँ है, तो यह प्रावधान आर्टिकल 65 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। एक अन्य बात कि अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होगा वह भारत की अध्यक्षता करेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। यानी कि इन सभी अधिनियमों को कब कब लाया गया था, इस आधार पर व्यवस्थित करना है। चलिए, पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम, तीसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और चौथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। कूट कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं में से बताइए जल्दी से। चलिए, ऐसे प्रश्न आया करें ना तो पहले मैच मत कराया करिए, पहले सबका सन निकाल लिया करिए। शिक्षा का अधिकार आप सबको पता है कब आया था, शिक्षा का अधिकार या फिर राइट टू एजुकेशन कब आया था भाई बताइए। यह 2009 में आया था। ठीक, पीसीएस की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम बताइए, बता तो आप चुके ही होंगे। चलिए, यह आया था 2005 में। अब नेक्स्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यह आया था 2013 में। नेक्स्ट अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता के नाम से जिसे जानते हैं, तो वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम कब आया था, 2006 में। अब सिंपल है लगाना, सबसे पहले 2005, फिर 2006, 9, फिर 13। तो कौन सा है सही है वो ऑप्शन, सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA, ठीक, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रधानमंत्री NDMA का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा कथन है कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। प्रधानमंत्री जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पदेन अध्यक्ष होता है, या फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। यह गलत क्यों है, तो देखिए यह प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में यह कार्य करता है। कौन, NDMA। इसके सदस्य कितने होते हैं तो बताइए। और उनकी नियुक्ति कौन करता है यह भी बताइए। चलिए देखिए, NDMA के सदस्यों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती। ठीक, किसके द्वारा, NDMA के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है,
कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है एनडीएमए के उपाध्यक्ष को, और जबकि जो इसके अन्य सदस्य होते हैं इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान होता है। लास्ट क्वेश्चन कि कितने सदस्य होते हैं यह आप बताइए, यह आपके लिए आज का क्वेश्चन है। थोड़ी देर सोचिए, बताता हूँ। चलिए अच्छा बता देता हूँ। देखिए इसके सदस्यों की संख्या जो है 9 से अधिक नहीं हो सकती। किससे? 9 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। यानी इसे आप 9 से अनधिक भी बोल सकते हैं। यानी कि अधिकतम सदस्य इसके कितने हो सकते हैं? तो 9, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, सब कुछ हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है सूचियों के माध्यम से इनका मिलान करना है। आप बताइए फटाक से मिलान करके, ठीक है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय के बारे में बात की गई और इसके बारे में बार बार और कई जगह बात की गई है। अब घटना चक्र की पॉलिटी वाले सीरीज में तो न जाने कितनी बार बात की गई, इतनी बार बात की गई कि आप लोग बोर होकर के देखे ही नहीं हैं। आपको लगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट ही हो रहा है कि नहीं? चलो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 4, 3 है। क्या देखिए राज्य सूची में क्या आएगा? राज्य सूची में कृषि आएगी। संघ सूची की अगर बात करें तो बताइए, संघ सूची में आएगा आपका परमाणु ऊर्जा। यहां से चलिए, परमाणु ऊर्जा। समवर्ती सूची की अगर बात की जाए तो समवर्ती सूची में भैया 1 आएगा। और अब रह गया कौन सा? अवशिष्ट विषय। यदि जो अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में जिन विषयों की बात कर ली गई है, इनके अलावा अगर कोई विषय शेष रह जाता है तो वह कहाँ जाएगा? अवशिष्ट विषय में जाएगा। ठीक है, तो यह अवशिष्ट विषय की बात कहाँ? अवशिष्ट विषय में कौन आएगा? तो अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेलिंग के लिए घटना चक्र वाली सीरीज ही फॉलो कीजिए। मेरी मानिए, ज़्यादा बड़े बड़े सीरीज नहीं होते। देखिए तैयारी करने आए हैं ना, कीजिए, जम के कीजिए, लग के कीजिए एकदम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। बाकी इधर उधर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उनसे एकदम मत मतलब रखिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारी फोकस करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है? ऑप्शन है ए, यह सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। ऑप्शन है बी, यह लेन देन की लागत में कमी लाता है। ऑप्शन सी, कि यह सरकारी मामलों में जन भागीदारी को कम करता है। या फिर ऑप्शन डी, यह नागरिकों एवं सरकार के बीच विश्वास निर्माण में सहायता प्रदान करता है। चलिए इसका सही आंसर है, सीधे सीधे पता चला, सरकारी मामलों में जन भागीदारी को बढ़ाएगा ना भाई, कम थोड़ी नहीं कर देगा। तो गलत कौन सा है? गलत है ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसके बारे में एक बात की जाती है स्मार्ट की, एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट का। ठीक है, अर्थ होता है सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी। ठीक, यानी कि सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक, यही होता है ई गवर्नेंस का मूल। आप इस स्मार्ट शब्द को याद कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म सहित। फिर से बता देता हूँ आपको। एस स्मार्ट में एस का मतलब होता है सिंपल, बी का मतलब होता है मोराल, ए का अकाउंटेबिलिटी, या फिर सी आर और आर का होता है रेस्पॉन्सिबल और टी का होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित रिपोर्टों को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है स्थानिक अधिशासन, दूसरा है सामाजिक पूंजी एक साझी नीति, तीसरा है मानव संपदा का व्यापक विस्तार, उत्तरदायित्व और अधिशासन, और चौथा है सार्वजनिक व्यवस्था। चूँकि यह चैप्टर के सीधे सीधे नाम दे दिए गए हैं जो सेकंड ARC में चैप्टर्स हैं। चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि सबसे पहले बात की गई मानव संपदा एवं व्यापक विस्तार, उत्तरदायित्व एवं अधिशासन की। ठीक, सबसे पहले ये रिपोर्ट आई थी, यह थी इस संबंध में दूसरी रिपोर्ट। ठीक, सेकंड। उसके बाद बात हुई थी
सार्वजनिक व्यवस्था की, ये देखिए चौथा है ना सार्वजनिक व्यवस्था, यह थी 5वीं रिपोर्ट। ठीक, फिर स्थानीय अभिशासन, यह थी 6वीं रिपोर्ट, 6th भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यह थी 6वीं रिपोर्ट। उसके बाद बच जाता है सामाजिक पूंजी एक साझी नीति, यह थी 2nd ARC की 9वीं रिपोर्ट। ठीक, कौन सी 9th रिपोर्ट थी। ठीक है, इतना इसको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ही कम चांसेस है ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होइए इस प्रश्न को लेकर के। हाँ, टेस्ट सीरीज में आया था, इस वजह से डिस्कस कर लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए कि वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। ऑप्शन है बी कि वह प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में संसद को संबोधित करता है। ऑप्शन सी वह संसद के हर सत्र को संबोधित करता है। या फिर ऑप्शन डी वह संसद को कभी भी संबोधित नहीं करता है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अगर यह वाला विकल्प भी केवल रहता तो इसे भी सही कह सकते थे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में संसद को संबोधित करता था। इस प्रकार यह कथन न होकर के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ऐसा होता तो यह कथन सही होता। ठीक, प्रथम सत्र कौन सा होता है? प्रथम सत्र बजट होता है, जिसकी शुरुआत ही राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। ठीक है, चलिए, इस संबंध में इस बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, तो ये इस बारे में आप आर्टिकल 87 जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कि बार बार आपको आर्टिकल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि PCS का पेपर है भाई, कुछ भी कला ये लोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सरकार के संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए विधानसभा न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन है बी कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन सी कि विधानसभा कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए, इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यही संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। तो भैया यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सभी नियुक्तियां की जाती हैं। ऑप्शन है ए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, अथवा डी संसद के द्वारा। संसद द्वारा। ठीक है, देखिए बोर मत होइए, पेपर लगा रहे हैं, पेपर लगाइए, बहुत ही मदद करता है टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं में जो सभी नियुक्तियां होती हैं वह राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? तो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं IAS, IPS और IFS। यहाँ पे फॉरेन सर्विस नहीं है, वन सेवा है। ठीक, भारतीय वन सेवा फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, फॉरेन सर्विस मत लीजिएगा। यही तीनों सेवाएं अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं। ठीक है, UPSC परीक्षा कराता है, DOPT जो है इनकी सिफारिश करता है। उसके बाद यह UPSC जब परीक्षा करवा लेता है तो DOPT इसकी नियुक्ति की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। DOPT यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। ठीक, और ये ड्यूटी कहाँ करते हैं? तो राज्यों के अधीन अपनी ड्यूटी करते हैं, कैडर जो बने रहते हैं। आइए, इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है आपको। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यों के गठन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और पहला कथन है कि इस उद्देश्य के लिए संसद का विशेष बहुमत आवश्यक है।
कथन 2 है कि राष्ट्रपति को इस आशय से संबंधित विधायिका के विचारों का पता लगाना चाहिए। ऑप्शन है नीचे कूट दिया हुआ, इनसे सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। चलिए, अगर आप घटना चक्र की पूरी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आप अब तक इसका आंसर जो है हंसते मुस्कुराते दे चुके होंगे। तो मैं बताता हूँ, जो आप समझ रहे हैं सोच रहे हैं वह सही है। ठीक, इसका आंसर केवल 2 है। देखिए, राष्ट्रपति जो है इस आशय से संबंधित विधायिका के विचारों का पता लगाना चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति को, ठीक, इस संबंध में राष्ट्रपति विधायिका को एक बार सूचना देता है और उनसे उनकी राय जानना चाहता है। हालांकि यह राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। ठीक, बाकी इस उद्देश्य के लिए, यानी नए राज्यों के गठन या उनकी स्थापना के लिए जो है संसद के विशेष बहुमत की नहीं, सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस संबंध में सभी प्रावधान कहाँ हैं? तो भैया इस संबंध में प्रावधान किया गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 3 में। ठीक है, और किन किन प्रकारों से हो सकता है? तो देखिए, ऐसे पहले से हटाता हूँ। देखिए, किसी भी राज्य से, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक, इस राज्य से उसके किसी एक क्षेत्र को पृथक करके, ठीक, इस क्षेत्र को अलग कर दिया गया। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के किसी क्षेत्र को मिला करके, जैसे ये 2 क्षेत्र हैं तो इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों को मिला करके या किसी अन्य राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिला करके, ठीक, जैसे इन दोनों को एक कर दिया। इस प्रकार से नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, फिर से बता दूं किस तरीके से। देखिए, किसी एक, जैसे यह कोई एक राज्य है तो इसके किसी एक क्षेत्र को इससे अलग कर दिया गया, इस क्षेत्र को अलग कर दिया गया, एक नया राज्य बन गया, है ना। अब देखिए, 2 राज्य है, एक यह है और एक यह है, तो क्या किया गया, यह जो सटा वाला भाग है इसको अलग कर दिया। 2 राज्यों को मिला करके या 2 राज्यों के कुछ कुछ क्षेत्रों को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, और या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिला करके, ठीक, इन दोनों को एक साथ मिला करके एक राज्य बना दिया गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, धन विधेयक। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आए ना धन विधेयक, तो आप यहाँ पे देख लिया करिए इंग्लिश वाले ऑप्शन की तरफ कि यहाँ मनी बिल है या फिर फाइनेंस की बात की गई है। ठीक, कभी कभी वित्त विधेयक को भी धन विधेयक बोलते हैं प्रश्नों में। तो बात करते हैं, देखिए, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए कि एक धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन है बी, लोकसभा अध्यक्ष को यह तय करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और ऑप्शन सी है कि राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक वापस करना चाहिए और इसे 14 दिनों के भीतर विचार के लिए भेजना चाहिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लोकसभा में धन विधेयक नहीं लौटा सकता। जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में नहीं, अगर मनी बिल है तो वह सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, और बाकी लोकसभा अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह तय करे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस संबंध में उसका यह अधिकार अंतिम है। ठीक, अंतिम का मतलब न्यायालय द्वारा भी यह निश्चित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, राज्यसभा का लोक धन विधेयक पर काफ़ी कम अधिकार रहता है। राज्यसभा जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को या तो वापस कर देगी या तो कुछ सुझाव देगी। ठीक है, और वापस करने की अधिकतम अवधि 14 दिन। अगर 14 दिनों के भीतर राज्यसभा जो है इसे पारित या प्रस्तावित या कुछ नहीं बोलती तो इसे उसी स्वरूप में राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा जैसा लोकसभा ने भेजा। और अगर यह कुछ सुझाव या परिवर्तन सुझाती भी है और लोकसभा द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो भी यह उसी स्वरूप में पारित माना जाएगा जिस स्वरूप में लोकसभा इसे स्वीकार करे। नेक्स्ट, कि राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु, देखिए, राष्ट्रपति की पहले से ही अनुमति होती है, ठीक, धन विधेयक के ऊपर, तो यह उसे पुनर्विचार हेतु वापस लौटा ही नहीं सकता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सोल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रोट्स वी नीड।
नामी आगामी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए काफ़ी बड़े बड़े लोगों का नाम है, तो बुक भी जो है यह इन्वायरमेंट से संबंधित या क्लाइमेट डिजास्टर से संबंधित है, यानी बुक भी अच्छी है। अच्छी कहने का मतलब कि चर्चा में बनी रहने वाली विषय पर आधारित है। तो बताइए, ऑप्शन है ए मार्क जुगरबर्ग, बी एलन मस्क, सी बिल गेट्स और डी जेफ बेजोस। इतना सब कुछ कहने का अर्थ है कि आपको इस बुक का नाम और इसके राइटर का नाम रट डालना है। आया तो ठीक, नहीं आया तो एक क्वेश्चन ही याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी मौका मिला तो किताब खरीद के पढ़िएगा। चलिए, यह पुस्तक जो है बिल गेट्स के द्वारा लिखी जा रही है, ठीक। यह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, और इन सब के बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, कि कौन सा पब्लिशर है, कौन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 कि निम्नलिखित दो कथनों में से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। कथन है कि K2-18 भी एक बहिर्ग्रह है और इसे सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत। ऐसे देखिए, K2-18b इज एन एक्सोप्लैनेट एंड इज क्लासिफाइड एज अ सुपर अर्थ, ठीक है। एक्सोप्लैनेट, बहिर्ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट। कारण आर दिया जा रहा है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार K2-18b के वायुमंडल में महत्वपूर्ण मात्रा में जल वाष्प व्याप्त है, जो एक बहिर्ग्रह को सबसे पहला निवास क्षेत्र बनाता है। गला सूख गया, सॉरी खांसने के लिए। चलिए, ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत किंतु आर सत्य है। करंट आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको इसके बारे में पता जरूर होगा। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यानी कि कथन तो सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है यह कथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा। देखिए, बहिर्ग्रह क्या होता है, यह एक एक्सोप्लैनेट होता है। सबसे पहले K2-18b के बारे में देखिए, तो K2-18b जो है पृथ्वी से हमारी 124 लाइट ईयर्स दूर, यानी कि प्रकाश वर्ष दूर एक लाल ड्वार्फ ग्रह है, ठीक। ड्वार्फ ग्रह जिसे क्या बोलते हैं, बौना ग्रह, ठीक है। बौना ग्रह है, कितने वर्ष दूर है, तो 124 लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से। कलर इसका लाल है और यह एक बौना ग्रह है, ठीक है। हालांकि इसके वायुमंडल में जलवाष्प विद्यमान है, जो कि एक बहिर्ग्रह को या एक्सोप्लैनेट को निवास योग्य क्षेत्र बनाता है। लेकिन यह क्या इसका कारण है? नहीं ना भैया, यह तो एक्सोप्लैनेट है तो है, इसका कारण यह थोड़ी ना है, ठीक है। तो यह इसकी यानी कि कारण जो है यह कथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकपाल के किस आदर्श वाक्य को लोकपाला अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष द्वारा अपनाया गया, ठीक। पीसी घोष। क्या बात है भाई। तो बताइए आदर्श वाक्य। ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, बी धर्मो रक्षति रक्षितः, सी माँ गृधः कस्यसि वधनम, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माँ गृधः कस्यसि वधनम, ठीक। इसे जो है लोकपाल अध्यक्ष जस्टिस पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष द्वारा लोकपाल के आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया, ठीक है। हाल ही में देखिए 26 नवंबर 2019 को इसकी घोषणा की गई थी, 26 नवंबर 2019 को, ठीक, 2019। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी के धन का लोभ मत करो, ठीक। और लिया कहाँ से गया है? इस वाक्य को कहाँ से लिया गया है? इस वाक्य को लिया गया है, इस सबको हटाऊं, हाँ, इस वाक्य को माँ गृधः कस्यसि वधनम वाक्य को लिया गया है ईसा बोउपनिषद, ठीक। ईसा बोउपनिषद
यहाँ से इस आदर्श वाक्य को लिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ लोकपाल संस्था का एक नया लोगो भी लॉन्च किया गया था इसी समय, कब, 26 नवंबर 2019 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, समय जो है अब ज़्यादा होता जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ 2019 के द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। सीधे सीधे वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसको दिया गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ऑप्शन है ए क्लाइमेट डिनायल, बी क्लाइमेट एक्शन, सी क्लाइमेट इमरजेंसी अथवा डी इको एंजाइटी। चलिए इसका सही नाम है या सॉरी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्लाइमेट इमरजेंसी को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2019 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में वो लायन सफारी पार्क अवस्थित है जिसे हाल ही में जनता के लिए खोला गया था और इसे एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक माना जाता है। ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश अथवा डी राजस्थान। चला, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उत्तर प्रदेश के इटावा लायन सफारी, ठीक। कौन से, इटावा लायन सफारी को हाल ही में जो है आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोरोना काल में वहाँ पर भी बंद ही कर दिया गया होगा ठीक है। तो इसे जो है हाल ही में पब्लिक के लिए खोला गया। इसे जो है विश्व में नहीं, एशिया के सबसे बड़ी सफारी पार्कों में से एक माना जाता है, ठीक है। इसका टोटल एरिया कितना है, 350 हेक्टेयर या फिर 860 एकड़। हालांकि जो है यहाँ पर जो है लायन सफारी है इसको अभी तक खोला नहीं गया, जहाँ पे शेरों का प्रजनन केंद्र है उसे जो है अभी नहीं खोला गया है, ठीक है। प्रजनन केंद्र या निवास स्थान जो शेरों का है उसे नहीं खोला गया था। हालांकि देखिए, और एक अन्य चीज़ इस सफारी के बारे में इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि शेरों के निवास स्थान को अभी नहीं खोला गया है जनता के लिए, ठीक। लिख देता हूँ, अभी नहीं खोला गया है आम जनता के लिए। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, हाँ जो पूछेगा वो देखिए, पूछेगा यह कि क्या यहाँ कोई अनुसंधान परिषद भी है, अनुसंधान सुविधा भी है। तो हाँ भैया, यहाँ एक अनुसंधान सुविधा भी है एशियाई शेरों के लिए, ठीक, जहाँ पर शेरों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। एशियाई शेरों के लिए एक प्रजनन केंद्र की सुविधा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वह यूपीएससी हो या फिर अन्य पीसीएस हो। तो इस प्रश्न पर, इस टॉप फैक्ट पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि विधेयक के पारित होने पर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी उपराष्ट्रपति। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। इस बारे में प्रावधान आर्टिकल नंबर 108, काफ़ी बार बीसीएस की परीक्षाओं में अलग अलग जगहों पे यह पूछा गया, ठीक। कौन से अनुच्छेद में है, कौन करता है, तो अनुच्छेद 108 में है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक, और उसकी सहायता के लिए लोकसभा का महासचिव होता है, ठीक है। इस बैठक को आहूत कौन करता है या बुलाता कौन है, तो वह बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन है ए लोकसभा द्वारा निर्वाचित, बी संसद द्वारा निर्वाचित, सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अथवा डी दल द्वारा नामित व्यक्ति जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से यह बात की गई है कि प्रधानमंत्री यानी कि पीएम को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो देखिए प्रधानमंत्री जो है यह सरकार का प्रमुख होता है, ठीक, सरकार का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है,
इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, ठीक है। और साथ ही साथ लोकसभा में बहुमत दल का यह नेता होता है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, लोकसभा में बहुमत दल का या बहुमत द्वारा यह समर्थित होता है, ठीक है, ऐसे कह दीजिए। हालांकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन है ए 1 बार, बी कभी नहीं, सी 3 बार या फिर डी 2 बार। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। वित्तीय आपातकाल के बारे में अभी ऊपर ही चर्चा की गई है, ठीक। कहाँ पर है तो आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपात के बारे में, और इसकी घोषणा अभी तक कभी भी भारत में नहीं की गई है, ठीक है। देखिए यह आवश्यक नहीं कि वित्तीय आपात को एक बार में पूरे देश पर ही लगाया जाए। कभी कभी यह किसी एक क्षेत्र पर, यह जो है क्षेत्र के आधार पर भी लगाई जा सकती है। कब? यदि राष्ट्रपति को इस बारे में संतुष्टि हो कि हाँ भैया वहाँ की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, भारत या फिर उसके किसी एक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दो कथनों में से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर नाम दिया गया है। कथन ये है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल तक विस्तारित नहीं होते, और कारण आर बताया जा रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं है। नीचे कूट दिया हुआ है और सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी है कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है कि ए सत्य किंतु आर गलत है। डी है कि ए गलत किंतु आर सही है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं है, ऐसा नहीं है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ठीक है। बाकी इसका कारण की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल तक विस्तारित नहीं होते, यह बात भी सत्य है, ठीक। क्योंकि विशेषाधिकार उन व्यक्तियों के लिए विस्तारित किया गया है जो बोलने के हकदार होते हैं। कहाँ? राज्य की विधानमंडल में, ठीक है। जैसे कि राज्य के महाधिवक्ता या फिर राज्य के मंत्री या राज्य विधायिका या उसकी किसी समिति के सदन में जो लोग भाग लेते हैं उन पर यह विस्तारित होता है। क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी समिति में भाग लेता है? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि केंद्र को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधायी शक्ति मनवानी है तो प्रभाव के संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है ए लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों की विधानसभा, बी लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा, सी राज्यसभा द्वारा या फिर डी लोकसभा द्वारा। पूछो क्या रहा, ध्यान दीजिए स्पष्ट रूप से। केंद्र को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधायी शक्ति मनवानी है, इसको ऐसे मत पढ़िए। केंद्र को राज्य सूची के विषय पर अगर कोई कानून बनाना है तब पढ़िए, ठीक। थोड़ा क्वेश्चन को ना जब आए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, जब ऐसा लगे कि हाँ भाई इधर उधर जिग-जैग हो रहा है, क्योंकि आपको आता सब कुछ है। अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फिर से पढ़िए। देखिए पूछ रहा है कि केंद्र को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधायी शक्ति मनवानी है, ऐसे मत पढ़ करके इसको ऐसे पढ़िए कि केंद्र को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाना है तो ऐसा वह किस प्रकार से कर सकता है, या ऐसा प्रावधान वह कहाँ से पारित होगा कि वह जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। अब बताइए। चलिए अब देखिए इसका सही आंसर है राज्यसभा द्वारा ऐसे कानूनों को पारित किया जाता है, ठीक है। और इनकी वैधता कब तक होती? तो इनकी वैधता होती है मात्र एक बार में 1 वर्ष के लिए, ठीक। पुनः अगर इनको बढ़ाया जाता है तो वह भी 1 वर्ष से अधिकतम अवधि तक नहीं होगा। यानी कि ऐसे कानून जब बनेंगे इस अधिनियम के माध्यम से इस प्रकार से, तो वह कानून सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए होंगे, ठीक है।
बाकी अगर पुनः उन कानूनों की आवश्यकता होती है तो राज्यसभा एक प्रस्ताव फिर से पारित करेगी और फिर उस विषय पर केंद्र सरकार नया कानून बनाएगी और उस कानून की अवधि भी फिर से 1 वर्ष के लिए हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक, 2 या 2 से अधिक राज्य जो है केंद्र से अनुरोध करते हैं, ठीक, कि केंद्र से नहीं, संसद से करेंगे ना भाई, संसद से अनुरोध करते हैं कि वह राज्य सूची के ऐसे विषय पर या इस विषय पर एक कानून बना दे। तो ऐसी इस चीज़ को क्या माना जाता है कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मेरा ये काम कर दो, तो उसमें क्या माना जाता है कि आप वह काम नहीं कर सकते, आप उस काम को जो है अब समर्पित कर दे रहे हैं किसी अन्य को करने के लिए, कि हाँ आप इस काम को कर दीजिए। तो ऐसा इस संबंध में माना जाता है कि यह दोनों राज्य या 2 से अधिक राज्य या जितने भी राज्य हैं, इन्होंने अपनी यह शक्ति जो है अब संसद को सौंप दी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष या जिसे हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी निर्गामी अध्यक्ष, सी लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, निर्गामी यानी आउटगोइंग स्पीकर जो जाने वाला है। चलिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति ही इसका शपथ भी करवाता है। किस कारणवश प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, तो जैसे ही नवनिर्वाचित संसद का प्रथम बैठक जब आयोजित होता है, उसके ठीक पहले पिछले लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना होता है और वह चला जाता है। तो उस नवनिर्वाचित सदन की प्रथम जो है अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य, या केवल यूं कहें कि एक ही कार्य रहता है, जो संसद के नए सदस्य हैं उनको जो है शपथ दिलाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है तथा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 39A, या फिर डी अनुच्छेद 40। चलिए ऐसा करते हैं, बस करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही। ठीक है, इस प्रश्न को आप स्वयं करिए और बाकी मैं बताता हूँ। 2 प्रश्न हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन नंबर 128 कि CBC में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।